वेलकम टू बैक माय चैनल केपीएस लेक्चरर। आज की यह हाई स्कूल की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप सब वीडियो पे बने रहेगा और लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि आप सबको ऐसे में सब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो दोस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका सब देखिए, क्लास 10 साइंस का एक क्वेश्चन है। आप लोग को मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा, 50 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बहुविकल्पी प्रश्न है। इससे बाहर आप लोगों को कोई भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आएगा मेरे इस 50 क्वेश्चन में से ही आएगा, 100% इसी से आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। देखिए दोस्त, जब भी कोई भी वस्तु जलती है तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, ऊष्मागतिकीय परिवर्तन का, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी वस्तु को जलाई जाती है तो वहाँ क्रिया कौन सी होती है? तो रासायनिक परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? क्या 7 होता है, 6 होता है, 0 होता है या -6 होता है? तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। क्लियर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है, कि जल को शुद्ध करने के लिए उसमें जो बैक्टीरिया जीवाणु है उसको हटाने के लिए, मारने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्या बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, धामन सोडा का उपयोग करते हैं, फिटकरी का, या फिर विरंजक चूर्ण का, जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो आपके पास आरओ की मशीन लगी होंगी तो आप लोग मार्केट से विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर लाते होंगे खरीद करके। उसको क्या करेंगे? उसमें डालने के लिए, ताकि हमारा जो जल है वो क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं जल को जीवाणु रहित बनाने में। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या ये देखिए, CaOH का होल ट्वाइस, ये तो बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ आपका है Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो धामन सोडा का सूत्र आपका है Na2CO3.10H2O, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा, सही जवाब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है, वह धातु जो सामान्य ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। तो क्या मरकरी होती है, जल होती है, ब्रोमीन या लोहा? तो देखिए, कमरे के ताप पर, यहाँ सामान्य ताप पे ना देकर पूछ लेगा कमरे के ताप पर। कैसा पूछ लेगा? कमरे के ताप पर। ठीक है, तो वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में होती है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? मरकरी। ठीक है, मरकरी को Hg कहते हैं, Hg कहे या फिर क्या इसको? ठीक है, मरकरी ना देकर आप लोग क्या कह देगा? पारा। ठीक है, तो वह धातु जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो कौन सी होती है? मरकरी, पारा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? क्या उपधातु है, धातु है, अधातु है, या फिर अक्रिय गैस है? तो एंटीमनी क्या है? ठीक है दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? उपधातु। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, उपधातु। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? तो देखिए, क्या उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं, या विषमांगी मिश्रण होते हैं? तो आपका जो अमलगम होते हैं ये मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक से अधिक धातुओं को मिला करके अमलगम बनाया जाता है, जिसे मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातु। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एल्काइन का सूत्र क्या है? एल्काइन का सूत्र क्या है? क्या C3H4 है, C3H6 है, C2H6 या C6H6 है? तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका C3H4। देखिए, एल्काइन, एल्काइन में आपका जो सूत्र बनता है CnH2n-2। ठीक है, देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 फॉर्म पढ़े हैं आप लोग, तो इसमें मैच करना चाहिए। तो देखिए, जैसे इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। तो देखिए, 3 दूना 6, 6 में 2 घटा देंगे 4, तो यहाँ कितना? C3 और H4 बना, तो C3H4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आपका जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह। देखिए, ओन, नोन, ठीक है, कीटोन, कीटोन का आप लोग पढ़े होंगे,
कीटोन, कीटोन, ठीक है। कीटोन को क्या कहते हैं? CO, सिंगल बॉन्ड हमारा क्या है? CO, ठीक। तो आप देखिए इसमें CO किस में दिख रहा है? CHO इसमें तो दिख रहा है, इसमें देखिए C+O, कीटोन दिख रहा है ना, CO, इसमें CO दिख रहा है एक, ठीक है। और इसमें OH, आपका अल्कोहल हो गया और ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये आपका हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? ठीक है, ये CO, ठीक। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका है IUPAC का पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको पूछा गया कि एथिल एल्कोहल, देखिए एल्कोहल OH समूह का है और जब एथ लग गया, एथिल हमारा हो गया, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? एल्केन में आल शब्द लगाते हैं। तो जब हमारे पास 2 कार्बन है तो एथेन बना, एथेन में आल लगा लेंगे तो एथेनॉल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 21 को, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? क्या लार स्रावित करता है, अग्नाशय रस, जठर रस या फिर पित्त रस? तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि यकृत में से क्या स्रावित होता है? तो पित्त रस, जो हमारा पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे ग्रहणी में आकर के पित्त रस स्रावित होता रहता है, गिरता रहता है। तो आपका 11 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा पित्त रस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके मुंह में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो होती हैं 3 जोड़ी, ठीक है। और तीनों का नाम है पैरोटिड, अधोहन, अधोजिह्वा। तो आप लोगों को क्या है? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 3 जोड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो अगर बात करते हैं कि मानव के शरीर में अगर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, क्या अग्नाशय है, यकृत है, पीयूष है या थायराइड है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी दोस्त लीवर, यकृत। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप लोग लगाओगे अग्नाशय। क्या लगाना है? अग्नाशय। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर, जिसको कहते हैं हिंदी में यकृत। अब क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? तो बात करते हैं भोजन को पचाने के लिए हमारे मुंह में से 2 एंजाइम्स निकलते हैं जो टाइलिन और लाइसोजाइम होते हैं। तो टाइलिन जो होता है भोजन को पचाने का कार्य करता है और लाइसोजाइम भी भोजन को पचाने का ही कार्य करता है। तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम्स निकलता है दोस्तों? टाइलिन और लाइसोजाइम। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। जब दोनों सही हैं तो यहाँ देखिए चौथे नंबर में ऑप्शन आपको दिया है ए और बी दोनों, तो जो सही जवाब होगा आपका होगा ए और बी दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में क्या कार्य है? तो बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। तो ये हमारा क्या उत्सर्जन में कार्य करता है, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में? तो हीमोग्लोबिन जो हमारा है वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब सांस लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े तक जाता है, वहाँ से पूरे बॉडी में पहुँचा दिया जाता है। तो किसका कौन सा भूमिका निभाता है? तो आपका हो जाएगा श्वसन, ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 16, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? हमारा जो हार्ट होता है वो कितने उसमें चैम्बर पाए जाते हैं, वहीं आप लोगों से पूछा है। तो बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मानव के हृदय में वेश्मो, अगर कक्षों की संख्या ना देकर आप लोगों से कह दे कि वेश्म कह देगा तो ठीक है, एक ही है, वेश्म और कक्ष सेम होता है। तो आपका कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो शुद्ध रुधिर, ठीक है, विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाता है? कौन सी उसमें जो सिराएं, या महाशिरा, दायां या महाधमनी? तो मैं बता दूं आपका जो 17 नंबर का सही आंसर है वो है महाशिरा। तो महाशिरा क्या करती है? शुद्ध रुधिर को एक स्थान से सभी भागों में हमारे पहुंचाने का कार्य करती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पत्तियों में जो भोजन बनता है पेड़ पौधों का, वो किसके द्वारा एक पूरे उनके बॉडी में पहुंचाया जाता है? तो क्या जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा या कैम्बियम के द्वारा, या ये सभी के द्वारा? तो मैं आप लोगों को बता दूं
कि जो भी खाद्य पदार्थ, लवण, जो मैग्नीशियम, सोडियम जो भी उनको चाहिए तो वो पहुंचाते हैं फ्लोएम के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ्लोएम को। अगर बात करें कि पेड़ पौधे जल किसके द्वारा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जाइलम के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ रिपीट किया है कि फ्लोएम का और एक आपका जाइलम का। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण किस रूप में करता है? क्या सुक्रोज के रूप में करता है, प्रोटीन के रूप में करता है, या हार्मोन्स के रूप में करता है, या फिर वसा के रूप में करता है? तो बात करते हैं फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण हमारा सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, उनमें मंड बन जाता है, उसके हिसाब से वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, भोजन का स्थानांतरण करते हैं, वो भी किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में पाया जाने वाला मिश्रित ग्रंथि कौन है? इसमें से मिश्रित ग्रंथि कौन है? क्या पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है? तो इसका जो सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका सही आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि। क्लियर? आप चलते हैं अपने। इंसुलिन हार्मोन क्या स्रावित करता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है पिट्यूटरी, थायराइड, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ या अधिवृक्क। जो इंसुलिन हार्मोन है इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन निकालता है? क्या पिट्यूटरी ग्रंथि निकालती है? थायराइड से तो थायरॉक्सिन निकलता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, अधिवृक्क किडनी। ठीक है, तो क्या निकलता है? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन कौन निकालता है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? अग्नाशय, अग्नाशय में। ठीक, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? किस कमी से? मधुमेह, इंसुलिन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि मधुमेह, जिसको शुगर कहा जाता है। ठीक है, ये किसके? क्या इंसुलिन से, रिलैक्सिन से, गैस्ट्रिन से या एस्ट्रोजन से? तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो किससे हो जाएगा? इंसुलिन से। मधुमेह रोग किससे हो जाता है? तो इंसुलिन से हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ गया, नर में जनन क्षमता कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? नर में जनन क्षमता, मनुष्यों में जनन की क्षमता कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? क्या एस्ट्रोजन बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाता है, इंसुलिन या वृद्धि हार्मोन्स? तो ठीक है, तो इसका जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 2024 में एक प्रश्न आप लोगों को छपेगा। ठीक है, VI क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को आना ही आना है। तो नर जनन क्षमता कौन सा हार्मोन्स बढ़ाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरॉन। जो एस्ट्रोजन है ये महिलाओं में निकलता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 24 है, मादा लिंग हार्मोन्स, मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है? क्या एंड्रोजन कहलाता है, इंसुलिन कहलाता है, एस्ट्रोजन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि मादाओं में, महिलाओं में क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? निषेचन के बाद जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो जो पुष्प बनता है उसका कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? क्या पुंकेसर बदलता है, वर्तिका बदलता है, अंडाशय बदलता है, या फिर बीजांड बदलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा अंडाशय। अंडाशय हमारा किस में बदल जाता है? फल में, फल भित्ति में बदल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर चलते हैं कि नर जनन अंगों से संबंधित है। नर जनन अंगों से क्या संबंधित है? प्रोस्टेट ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, या एपिडिडाइमिस ग्रंथि। ठीक है, तो इसका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये नर जनन अंगों से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर जो 27 आपका है, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या मेंडल ने किया था, बैटसन ने किया था, डार्विन ने किया था, या कॉरेंसन ने किया था? तो मैं आपको बता दूं कि आनुवांशिक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो किए थे बैटसन। बैटसन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आनुवांशिकी शब्द का, आनुवांशिकी उन्होंने कहा था, तो कौन कहे थे? आपका बैटसन। मटर का पादप किस प्रकार का होता है? तो आप लोगों ने, मेंडल ने बताया था कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, कि एक ही वर्ष में उनके अनेक लक्षण दिखाई देते हैं, कि एक ही वर्ष में सभी लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, एक वर्षीय, अर्धवर्षीय। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एक वर्षीय। तो मटर का पादप किस प्रकार का होता है? तो एक वर्षीय होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? क्या प्रोटीन के बने होते हैं, RNA के बने होते हैं, DNA के, या A और C दोनों? तो मैं आपको बता दूं गुणसूत्र जो हमारा है प्रोटीन और DNA के बने होते हैं, दोनों के, प्रोटीन से और किससे? DNA से। तो आपका जो A और C ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A व C दोनों। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? क्या अरस्तु है, लैमार्क है, डार्विन या ह्यूगो डी ब्रिज हैं? तो आज आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैमार्क, जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ठीक है, ऐसे करके कुछ इनकी बुक का नाम है, तो इनका क्या, ठीक है, कौन से है? लैमार्क। 31 की ओर, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी होती है अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों क्षमता निकालने के लिए आप लोगों के पास फार्मूला होगा कि P बराबर 1/f, जो कि किस में होना चाहिए? मीटर में। तो या F बराबर हम सब निकालेंगे, F बराबर तो 100 बटा आप लोग यहाँ क्या कर देंगे? P कर देंगे, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, फोकस आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोगों से क्या पूछा है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्या -1 डायोप्टर होगी, +2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, या प्लस का 1.5 डायोप्टर? तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो 1 डायोप्टर। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 33, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में जो भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे जाके बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, तो कहाँ बनता है? रेटिना पे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि, अगर आपकी आंख सही है तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपका होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। जो आपका 34 नंबर का सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा, या फिर आपका न्यूट्रॉनों द्वारा? तो देखिए, किसी भी चालक में कोई भी आपके पास, ठीक है, क्या होगा? चालक, जैसे तार हो गया, उसमें आप जो करंट लगाएंगे तो करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा जाता है? तो उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है? करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग साइंस की भाषा में? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, क्या जूल है, कूलाम है, वोल्ट है, एम्पियर है? तो आवेश का जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, एक अश्वशक्ति बराबर होती है। तो एक अश्वशक्ति, एक घोड़ा शक्ति, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने शक्ति के बराबर होती है? तो क्या 726, 736, 746 या 756 वाट? तो एक अश्वशक्ति, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका है, ठीक है, देखिए ये आपका 38, 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या कितनी होती है? क्या 3600, 36 × 10⁻3, 3.6 × 10⁻5, या फिर 3.6 × 10⁻6? तो 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या मैं बता दूं तो आप लोगों का होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था आपका, सॉरी, ठीक, इतना होता है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁻6। ठीक है, इतने होते हैं 1 किलोवाट में जूल की संख्या। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 39, बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है। बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना? तो जो उसमें स्प्रिंग लगी होती है दोस्तों, वो किस धातु का होता है? क्या लोहे का होता है, तांबे का होता है, पीतल का, फिर टंगस्टन का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा टंगस्टन धातु का। ठीक है, अब अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार पूछता है। देखिए, ऐसा ना पूछ करके जैसे इसमें किया कि 4 विकल्प दिया, इसमें एक गलत छांटना है। अभी आपको पूछ लेगा कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी है, गॉस भी है। ठीक है, ये तीनों विद्युत क्षेत्र के का मात्रक है, लेकिन ये जो हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है यही हमारा क्या है? नहीं है। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।